जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज वाला अमन में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेंशन को लेकर के नए अपडेट के बारे में, यानी कि आगामी 1 अप्रैल से भाई आपकी पेंशन राशि में कुछ बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी एक पेंशन भोगी हैं और आप भी पेंशन का लाभ लेते आ रहे हैं तो भाई यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि भाई किसकी कितनी राशि बढ़ाई जाएगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो पर एंड तक बने रहेगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों, टाइम ना वेस्ट करते अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि भाई जो नए अपडेट निकल कर आ रहे हैं, जिससे भाई आने वाली 1 अप्रैल 2025 से भाई आप लोग की जो है पेंशन वो बढ़ाई जाएगी। ठीक है, कितनी राशि आपकी बढ़ाई जाएगी, पूरी जानकारी आपको हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ में लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने 2025 में नई पेंशन टेबल और योजनाओं की घोषणा की है जो सरकारी कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों के लिए राहत और वित्तीय स्थिरता लाने का लक्ष्य रखती है। ठीक, एक नई पेंशन टेबल आप लोग के लिए जारी की गई है। यह नई पेंशन टेबल 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो सरकार का वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, यानी 31 मार्च को इनका पुराना वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल से इनका नया वर्ष शुरू होगा। ठीक है, नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से भाई आपकी पेंशन के लिए यह नई टेबल लागू होगी। ठीक है, जो विशेष रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और अन्य लाभार्थियों के लिए फायदेमंद साबित होंगी। इस वीडियो में हम आपको न्यू पेंशन टेबल दोहरी सभी आवश्यक जानकारी देने वाले हैं। इसमें भाई पात्रता क्या रखी गई है, लाभ और नई योजनाओं के मुख्य बिंदु शामिल हैं। ठीक है, आइए विस्तार से पूरी बात हम आपको बताते हैं, तो वीडियो पर एंड तक बने रहेगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको तभी समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पर साथियों, अगर हम लोग एक परिचय की बात करें, न्यू पेंशन टेबल 2025 का एक परिचय, छोटा सा परिचय हम आपको अगर बताएं तो यहाँ पर देखिए लिखा है, नई पेंशन टेबल के तहत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लागू करने की घोषणा की है। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना जैसे ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, दोनों के लाभों को जोड़कर एक व्यापक योजना प्रदान करती है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों और उनके सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता देना है। यानी जब तक भाई आप सेवा में रहेंगे तब तक तो आपको रुपए मिलेगा ही मिलेगा, जो सैलरी का आपको मिलता है। उसके बाद जब आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे यानी रिटायर हो जाएंगे, आपको पेंशन में स्थिरता प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब हम साथियों बात कर लेते हैं न्यू पेंशन टेबल 2025 के ओवरव्यू के बारे में। यानी कि ओवरव्यू यानी कि टेबल कहती क्या है, क्या क्या नए बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, तो जो योजना का नाम है वो तो आप सभी जानते हैं, न्यू पेंशन टेबल 2025। लागू होने की तिथि भाई 1 अप्रैल 2025, यानी 1 अप्रैल 2025 से यह योजना लागू होने वाली है। लाभार्थी भाई कौन कौन रहने वाला है तो आपको बता दें, सरकारी कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन। जो भाई दिव्यांगजन हैं वो भी इसका लाभ लेंगे, सरकारी कर्मचारी और वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक हैं वो भी इसकी पात्रता रखते हैं। न्यूनतम पेंशन राशि के लिए आपको बता दें तो न्यूनतम पेंशन राशि भाई 10,000 रुपये प्रति माह है। यह हर श्रेणी के लिए अलग अलग है, आपको बताते चलें। ठीक है, जैसे आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए अलग होगा, वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपको अलग मिलेगी पेंशन, और दिव्यांगजन है तो आपके लिए अलग क्राइटेरिया रखा गया है। तो 10,000 हम लोग न्यूनतम मान के चलते हैं, इससे भाई कम भी मिल सकती है आपको और इससे ज़्यादा भी मिल सकती है। अधिकतम पेंशन राशि आपको बता दें तो अंतिम वेतन का 50%। अधिकतम पेंशन राशि आपकी ये बताई जा सकती है, जैसे आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे अगर आपकी सैलरी 70,000 है तो उसका 50% यानी अंतिम वेतन का 50%, तो 70,000 का आपका आधा 50% कितना हुआ, 35,000। तो 35,000 आपको पेंशन के रूप में मिलने वाली है। तो यह भाई अधिकतम रखी गई है। ठीक है, अब आपको बता दें पात्रता आयु। तो पात्रता आयु के लिए हम आपको बता दें, जैसे 60 वर्ष या फिर उससे अधिक, कौन कौन इसके लिए पात्र माना जाएगा, तो 60 वर्ष या फिर उससे अधिक की उम्र वाले इसके पात्र माने जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया आपको बता दें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप इसका आवेदन कर सकते हैं, चाहे कोई भी प्रकार से आप करिए, चाहे घर बैठे ऑनलाइन करिए या फिर आप जाकर के सरकारी कार्यालय में भी इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको बता दें, जैसा कि मैंने एक वर्ड बताया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो इसका मतलब क्या है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को विशेष रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजाइन किया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यह योजना कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प देती है। एनपीएस और यूपीएस होता क्या है, इस बारे में हम अभी आगे आपको बताने वाले हैं। यूपीएस में शामिल होने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आपने यूपीएस सेलेक्ट कर लिया है तो फिर आप इसको बदल नहीं सकते हैं। अब यूपीएस और एनपीएस है क्या, इसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसा कि लिखा है यूपीएस के मुख्य बिंदु, है क्या यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसको हम लोग कहते हैं, गारंटेड भाई इसमें यह है कि अंतिम वेतन का आपको 50% मिलेगा ही मिलेगा। यूपीएस का मतलब है कि अगर आपने भाई जब भी रिटायर होंगे तो जो भी आपकी लास्ट सैलरी रही होगी, ठीक है, जो भी बढ़ के रही होगी उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, न्यूनतम पेंशन भी इसमें रखी जा रही है 10,000 रुपये प्रति माह। यानी कि अगर आप दिव्यांगजन हैं या फिर वरिष्ठ नागरिक हैं, कोई भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग उसका फॉर्म भर के न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक पेंशन की अगर हम लोग बात कर लें तो कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को अंतिम पेंशन का 60% दिया जाएगा। जीवित हैं तब तक तो आपको 50% तो मिलेगा ही मिलेगा। पारिवारिक पेंशन ये है कि अगर कर्मचारी की मृत्यु हो रही तो परिवार को भाई अंतिम पेंशन का 60% दिया जाएगा।
योगदान इसमें कितना देना रहेगा, तो कर्मचारी का योगदान 10% और नियोक्ता का योगदान 18.5%, 18.5% नियोक्ता का योगदान रहेगा और कर्मचारी का योगदान इसमें 10% रहेगा। ठीक है, आगे आपको बता दें कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योजनाएं इसमें चालू की जा रही हैं। जैसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना सहित कई नई योजनाओं की घोषणा भी करी है। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों की आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भरता प्रदान करना है। ठीक है, तो यह तो पूरी बात हो गई ओवरव्यू की। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी पात्रता मानदंड को लेकर के, इसकी पात्रता में क्या बदलाव किए गए हैं, इसकी क्या पात्रता रखी गई, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर जैसा कि देख रहे होंगे लिखा है पात्रता मानदंड। तो पात्रता मानदंड का मतलब क्या है, आयु इसमें कितनी रखी गई, 60 वर्ष या फिर उससे अधिक। ध्यान रखिएगा 60 वर्ष या फिर उससे अधिक आपकी उम्र होनी चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए पात्र माने जाते हैं। वार्षिक आय सीमा भाई इसमें 2 लाख रुपए से कम है आपकी, इस बात का ध्यान रखना है आपको। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाता विवरण भी चाहिए होगा। ठीक है, और बैंक खाता विवरण में ध्यान रखिएगा आपका डीबीटी अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, आपका जो आधार है वो बैंक से लिंक होना चाहिए। ठीक है, तब आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे पात्रता मानदंड को पूरा करने के लिए। अब हम आपको बता दें भाई इससे आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं इस पेंशन योजना से। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा लाभ, आपको मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी, चिकित्सा खर्चों में भी आपको मदद मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता भी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो यह सब आपको लाभ मिलने वाले हैं। आपको आगे बता दें अन्य महत्वपूर्ण अपडेट, और क्या अपडेट निकल कर आ रही है भाई, महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस, यानी इसमें डीए भी आपको मिलेगा। महंगाई भत्ता पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा। जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की गई है। अभी जो भी महंगाई बढ़ेगी उस महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि आपकी की गई है पेंशन के रूप में। ठीक है, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। जो भी पेंशन भोगी हैं और केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको सीधा इसका लाभ मिलने वाला है। अब साथियों हम लोग बात कर लेते हैं इसके आवेदन प्रक्रिया के बारे में, कि मैंने अभी आपको ओवरव्यू में बताया था कि आप लोग इसका आवेदन कैसे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन माध्यम के लिए हम आपको बता दें कि अधिकारी पोर्टल पर आपको जाना है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है जो इनकी, उस पर आपको जाना है, आवेदन फॉर्म वहाँ पर आपको भरना है और आवश्यक अपने दस्तावेज अपलोड कर देने हैं। जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं वो सब आपको अपलोड कर देने हैं और फॉर्म को भर देना है। आवेदन जमा करने के बाद आपको अपनी रसीद डाउनलोड कर लेनी है। रसीद डाउनलोड करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसी से आप अपना स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं अपनी पेंशन का। ठीक है, तो यह तो ऑनलाइन प्रोसेस हो गया। अब आपको बता दें ऑफलाइन प्रक्रिया क्या है। अगर भाई आप लोग ऑनलाइन तरीके से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो ऑफलाइन के लिए आपको क्या करना है कि नज़दीकी सरकारी कार्यालय में आपको जाना है, आवेदन फॉर्म का, ठीक है, आवेदन फॉर्म को प्राप्त कर लेना है और उसको भर के आपको जमा कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप आवेदन फॉर्म को जमा करेंगे वहाँ जो भी अधिकारी होगा आपको एक रसीद दे देगा, उस रसीद को आपको रिसीव कर लेना है। ठीक है, वो रसीद बहुत संभाल के रखिएगा, उसी से आप अपना स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं। तो यह पूरा प्रोसेस हो गया ऑनलाइन प्रक्रिया। और ऑफलाइन प्रक्रिया कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हैं, आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना बनाम यूनिफाइड पेंशन योजना, जो आपकी पुरानी पेंशन थी यानी ओपीएस, जो नई स्कीम निकल कर आ रही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो नीचे दी गई तालिका में पुरानी पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस, तीनों की तुलना की गई है। ठीक है, यानी ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। ध्यान रखिएगा ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन, एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या तुलना करी जा रही है, पूरी जानकारी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लिस्ट को देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो लिस्ट बनी हुई है इसमें देखिए यहाँ पर विशेषताएं लिखी हैं, यहाँ ओपीएस और एनपीएस और यूपीएस क्या क्या तुलनाएं की गई। तो आपको बता दें गारंटीड राशि, तो पुरानी पेंशन में गारंटीड राशि थी, जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा है, हाँ एनपीएस में नहीं थी, यूपीएस में है। ठीक है, एनपीएस में गारंटी नहीं थी, यूपीएस में है और ओल्ड पेंशन में थी। तो यहाँ पर आपकी जारी जो की गई है वो यूपीएस जारी की गई है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जारी की गई है। न्यूनतम पेंशन इसमें तय नहीं थी, इसमें निवेश पर निर्भर रहती थी। इसमें भाई आपकी 10,000 रुपये प्रति माह आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये न्यूनतम पेंशन बिल्कुल फिक्स करी गई है। पारिवारिक पेंशन इसमें मिलती थी, यानी कि हाँ निवेश पर निर्भर रहता था इसमें, और यूपीएस में अंतिम वेतन का 60% दिया ही जाएगा। ठीक है, नियोक्ता का योगदान इसमें लागू नहीं किया गया था। एनपीएस में 14% था और यूपीएस में 18.5% है। तो यह सब भाई तुलना की गई थी ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा अच्छी तरीके से यह चार्ट समझ में आ गया होगा। और आवेदन प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई कैसे आप लोग उसका आवेदन कर सकते हैं, क्या उसकी पूरी पात्रता है, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। तो साथियों अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को अपने जानने वाले साथियों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके और वो लोग भी जान सके कि भाई कैसे क्या आवेदन पात्रता इसकी रखी गई है और कैसे आप लोग उसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।